नमस्कार, गुड इवनिंग। मनी गुरु में आपका स्वागत है। बजट पर हमारी खास पेशकश जारी है। बजट एक्सपेक्टेशंस यानी क्या सोचते हैं एक्सपर्ट बजट के बारे में, क्या कुछ इस बार के बजट में उन्हें लगता है कि कुछ बड़ी घोषणाएं हो सकती है। आज चर्चा लोन्स के साथ साथ होगी कि क्या इनकम टैक्स में कुछ रियायत हमें मिल सकती है आने वाले इस बजट में। क्या कुछ सोचते हैं हमारे एक्सपर्ट। हमारे साथ आज के पैनल में यूएस भार्गव मौजूद हैं, फॉर्मर सीजीएम है पंजाब नेशनल बैंक के, साथ ही बैंकिंग एक्सपर्ट है बलवंत जैन भी इस वक्त मुंबई स्टूडियो से हमारे साथ है अपना पैसा.com से। हमारे साथ कुछ देर में आदिल शेट्टी भी होंगे, उनसे भी हम राय लेंगे कि क्या सोचते हैं वो आखिर बजट के बारे में, क्या कुछ उम्मीदें हैं। आदिल, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। शुरुआत करेंगे यूएस भार्गव साहब आपसे। बजट पर काफी कुछ बज़ है, काफी कुछ घोषणाएं हो सकती है, लेकिन सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी इनकम टैक्स में स्लैब्स में जो कुछ बदलाव हो सकते हैं। काफी समय से जो स्लैब्स हैं बदले नहीं गए हैं, और खास करके अगर हम बात करें तो महिलाओं और पुरुषों के लिए समान स्लैब्स हैं। स्लैब्स को लेकर आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है। एंड 80C की जहां तक हम बात करें, 80C में काफी कुछ ऐसा बज़ है कि 1 लाख की जो लिमिट है उसे बढ़ाकर 2 लाख किया जा सकता है, या कहीं जगह पर कुछ और भी सजेशंस दिए गए। आपकी क्या राय है, क्योंकि अगर 1 लाख का भी इसमें रिवीजन होता है सरकार को काफी ज्यादा इससे नुकसान उठाना पड़ेगा। पल्लवी जी, इसमें कोई संदेह नहीं है कि जहां एक तरफ लोगों की काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई हैं नई सरकार के आने पर कि कई इमीडिएट बेनिफिट्स होंगे, लेकिन जहां दूसरी तरफ सरकार को जो फिस्कल डेफिसिट है उसको भी मद्देनजर रखते हुए और लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स कंट्री को क्या हो सकते हैं, इस सारी बात को देखते हुए ही बजट बनाना होगा। और मैं समझता हूं आज लोग बाग भी ये एहसास करने लगे हैं कि बहुत ज्यादा सब्सिडाइज करने से तुरंत लाभ तो जरूर होते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर हम बहुत ज्यादा अपने आप में इंप्रूवमेंट नहीं कर पाते हैं। तो इस दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो जहां तक अभी इनकम टैक्स स्लैब्स का सवाल है, तो 2 लाख रुपए तक की जो अभी छूट दे रखी है वो लोग बाग उम्मीद कर रहे हैं 5 लाख रुपए तक बढ़ जाए, लेकिन ये शायद कुछ ज्यादा ही बड़ी एक्सपेक्टेशन है। ये अगर 3 लाख तक हो जाता है, और इसी प्रकार से जो 5 लाख से ऊपर का जो 5 लाख तक का जो 10% का है वो मैं समझता हूं उचित है, क्योंकि 10% तक रखने पे जो सेविंग्स का एक इंसेंटिव बना रहता है वो उनके साथ में रहेगा, क्योंकि अगर इसको 5 लाख से ऊपर बढ़ा देंगे तो शायद इंसेंटिव सेविंग का उतना ज्यादा नहीं रहेगा। लेकिन जो 20% वाला स्लैब है वो यदि 10 लाख से बढ़ा करके 15 लाख तक कर दिया जाए तो शायद उचित होगा। और आपने सही कहा, 80C के अंदर जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स को खासतौर से प्राइमरीली एनकरेज करते हैं, उसके अंदर जो अभी सीमा 1 लाख तक की है उसको बढ़ा करके यदि 2.5 लाख तक कर देते हैं तो जो इंसेंटिवाइज करने वाली बात होती है लोगों को सेविंग के लिए, उसमें बल मिलेगा और वो उसके अंदर लोगों से ज्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हैं बचाने का। इसी प्रकार से अभी मालूम है आपको कि सेविंग्स फंड के अंदर पिछले साल जो 80 TTA के अंदर छूट दी गई है 10,000 रुपए तक के ब्याज की, उसको भी उम्मीद कर रहे हैं लोग बाग बढ़ाने के लिए। और मैं समझता हूं कि उसमें जो लिक्विडिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी लोग सेविंग फंड के अंदर रखते हैं, यदि वो इंटरेस्ट की जो छूट है 10,000 से बढ़ा करके 25,000 तक कर दी जाती है, तो मैं समझता हूं लोगों को एक और इंसेंटिवाइज करने का अवसर मिलेगा। क्योंकि अभी हम देख रहे हैं अदरवाइज भी कि जो सेविंग्स की रफ्तार है वो सेविंग्स की रफ्तार काफी कम हो गई है पहले के मुकाबले, और उसको यदि हमें आगे इम्प्रूव करने की दृष्टि से देखा जाए तो ये सब इंसेंटिव्स अगर हम देंगे भार्गव साहब, जैसे आपने कहा एक्सपेक्टेशंस भी बहुत ज्यादा हैं और स्कोप भी कितना है ये देखना होगा। बलवंत साहब हमारे साथ जुड़े हैं मुंबई स्टूडियो से, अपना पैसा.com के CFO हैं, टैक्स एक्सपर्ट भी हैं। बलवंत साहब, जहां तक टैक्स की बात है काफी कुछ हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन अगर 80C पर्टिकुलरली हम बात करें, क्योंकि सबसे ज्यादा उम्मीद इस बार यही है कि 80C में जो 1 लाख की लिमिट है उसे शायद डबल कर दिया जाएगा। ये होगा या नहीं ये देखने वाली बात होगी, लेकिन आपको क्या लगता है 80C के अंदर, क्योंकि ज्यादातर इंस्ट्रूमेंट्स है जैसा भार्गव साहब ने भी बोला ये सारे लॉन्ग टर्म के हैं, चाहे हम PPF की बात करें, यूलिप्स की हम बात करें, देखा जाए तो ये लंबी अवधि के ही निवेश के विकल्प हैं। ऐसे में अगर 80C में जो छूट बढ़ती है, चाहे वो 1.5 लाख पहुंचे या 2 लाख तक की जाए, इसमें कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए होगा। लेकिन इसके अलावा क्या कुछ कई नए इंस्ट्रूमेंट्स भी आपको लगता है कि सरकार को लाने चाहिए, और राजीव गांधी इक्विटी स्कीम को लेकर भी आपकी क्या राय है? देखिए पल्लवी, ऐसा है कि जो 80C की जो लिमिट है वो करीब
के आसपास से फिक्स है 1 लाख रुपए, उसके बाद में इसका रिवीजन नहीं हुआ है। इस बीच आप देखिए इसमें जैसे होम लोन का है या प्रोविडेंट फंड वगैरह का जो कंट्रीब्यूशन है उस रिडक्शन मिलता है। तो इस 14 साल के पीरियड में जो हाउसिंग की कॉस्ट है या जो होम लोन की अमाउंट वगैरह है वो कई गुना बढ़ गई है। तो जो लोग रीपेमेंट करते हैं होम लोन का या जिनका प्रोविडेंट सैलरीज भी इस दौरान बढ़ गई है, तो जो पीएफ वगैरह का जो कंट्रीब्यूशन करते हैं वो भी एग्जॉस्ट हो जाता है। मतलब जो 1 लाख की लिमिट से ज्यादा ही होम लोन रीपेमेंट और ये पीएफ का कंट्रीब्यूशन वगैरह होता है। तो मेरे हिसाब से चूंकि 2000 से ये लिमिट नहीं बढ़ी है तो रैशनली तो अगर जैसे आपका जिस गति से इन्फ्लेशन बढ़ता है उस गति से आपकी ये लिमिट भी बढ़नी चाहिए। तो 1 लाख की जगह 2 लाख मेरे हिसाब से करना वाजिब रहेगा। इसके अलावा जैसे फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स है, जो ओवरऑल जो सेविंग है उसमें जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का जो प्रोपोर्शन है वो लोएस्ट लेवल पे चल रहा है। तो लोग जैसे रियल एस्टेट, गोल्ड वगैरह है उसमें इन्वेस्ट नहीं करे और जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है उसमें इन्वेस्ट करे। तो उसको बढ़ावा देने के लिए मेरे हिसाब से या तो म्यूचुअल फंड में अक्रॉस जैसे इक्विटी स्कीम में आप इन्वेस्ट करें तो उस पर आपको डिडक्शन दे देंगे, या जैसे जो राजीव गांधी स्कीम है जो कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए उपलब्ध है। तो मेरे हिसाब से राजीव गांधी स्कीम में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो या तो इसको एटीसी के अंदर कर देवे या अलग स्कीम में और पूरा का पूरा जो इन्वेस्टमेंट है वो एलिजिबिलिटी सब एसएससी को कर दे। क्योंकि जो अभी प्रेजेंट जो फॉर्म में जो राजीव गांधी स्कीम है उसके तहत जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर है उसको उनको ही बेनिफिट मिलता है। अगर ये सबके लिए अवेलेबल कर देवे तो जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में जो इन्वेस्टमेंट है उसको बूस्ट मिलेगा। पल्लवी, यहाँ पर सीआईआई ने भी कुछ सुझाव दिया, उस पर जरा नजर डालेंगे। हमारे साथ आदिल शेट्टी हैं, bankbazaar.com के सीईओ। आदिल, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। और जैसे कि यहाँ पर हम बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस की बात करें, सीआईआई हैज आल्सो पुट फॉर सम सजेशंस। उनका ऐसा मानना है कि एटीसी की लिमिट भी बढ़ाई जानी चाहिए, प्लस जो इंटरेस्ट पर छूट मिलती है उसको भी कहीं ना कहीं जो 1.5 लाख की लिमिट मौजूदा 24 सेक्शन के अंदर है उसको भी बढ़ा के 5 लाख तक कर देना चाहिए। आप कितना अग्री करते हैं सीआईआई से और किस एक्सटेंट तक आपको लगता है कि सरकार इस एस्पेक्ट पर सोच रही है? Completely, Pallavi. So, like you said, one aspect is ATC. That only covers the principal part of your home loan repayment. Section 24 covers the interest portion of your home loan repayment. That's 1.5 lakh. With today's home loan prices, this is a very low limit. And like Balwant was saying, right, these exemptions were fitted many years ago. So I think like the CII has asked, even in Section 24, which covers the interest component of your home loan repayment, that needs to be increased ideally to 5 lakhs. So fully in agreement with that suggestion. इसके अलावा इसमें सजेशंस की अगर बात करें, बारकर साहब यहाँ आपसे मैं राय लूंगी। सीआईआई ने न सिर्फ होम लोन के ब्याज के बात की है, एटीसी का भी उन्होंने जिक्र किया। और जैसे शो की शुरुआत में ही आपने बोला कि बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस है क्योंकि इस बार के बजट से नरेंद्र मोदी पहली बार ये बजट लेकर आ रहे हैं, प्रधानमंत्री बने हैं वो, और बीजेपी का ये पहला बजट होगा। बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस है। एटीटीटीए का भी यहाँ पर मैं जिक्र करना चाहूंगी। सीआईआई के जो भी सुझाव है उसमें यह भी एक बताया गया कि 10,000 रुपए जो हमें इंटरेस्ट पर छूट मिलती है उसे बढ़ाकर 25,000 कर देना चाहिए। लेकिन आपको लगता है कि ये फीजिबल होगा? क्योंकि अगर इंटरेस्ट इनकम की हम बात करें 10,000 एनुअल बेसिस पे कितने लोग इसका फायदा एक्चुअली उठा पाते होंगे? पल्लवी, मैं कहना चाहूंगा कि जहां तक सेविंग्स फंड के ऊपर लिमिट बढ़ाने का सवाल है और आपने कहा कि कितने लोग करते होंगे इसके अंदर सेविंग्स फंड के अंदर बचत, तो लिक्विडिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सेविंग्स फंड के अंदर काफी लोग काफी पैसा रखते हैं क्योंकि उनको ये मालूम है कि अचानक रिक्वायरमेंट जब पड़ती है पैसे की तो उसको या तो वो बैंक के अंदर यदि रखते हैं तो वहां से अगर रीजनेबल रिटर्न मिलता है और रीजनेबल रिटर्न और इंप्रूव हो जाता है यदि टैक्स के अंदर एग्जम्पशन बढ़ जाती है, तो उस दृष्टि से ये काफी ज्यादा लोग बाग काम में लेते हैं। और अभी जो चर्चा हो रही थी कि जो हाउसिंग लोन के ऊपर इंटरेस्ट की जो एग्जम्पशन की लिमिट 1.5 लाख की है, तो आज यदि हम देखें तो पहले ये जब इंट्रोड्यूस किया गया था उस वक्त भले कम कीमत के अंदर मकान मिल जाते हो, लेकिन यदि आज हम 40-50 लाख रुपए का अगर हम इन्वेस्टमेंट देखते हैं तो एक मीडियम साइज का मकान बनता है। एक आम आदमी जो है ना मिडिल क्लास का, उसको भी 40-50 लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं मकान के ऊपर। और उस केस के अंदर यदि हम 10% के आसपास का भी रेट लगाएं एवरेज, तो 4 से 5 लाख रुपए उसका इंटरेस्ट बन जाता है साल भर का। तो इस दृष्टि से सीआईआई ने जो रिकमेंड किया है कि 1.5 लाख की लिमिट को 5 लाख कर दिया जाए, मैं समझता हूं कि हाउसिंग को बढ़ावा देने के लिए एक अच्छा सुझाव है।
और लोगों को जो अभी 40-50 लाख रुपए तक खर्च करना पड़ता है, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट लगता है, उसमें अगर रिलीफ मिल जाता है तो लोग बाग एनकरेज फील करेंगे हाउसिंग के लिए जाने के लिए। बलवंत साहब, इसी मुद्दे पर आपसे भी मैं राय लेना चाहती हूँ। पिछले बार के बजट में 80EE एक सेक्शन जोड़ा गया जो नए निवेशक है, या ये कहा जाए कि जो पहली बार घर खरीद रहे हैं उनको बढ़ावा देने के लिए सेक्शन लाया गया था। लेकिन अगर आपको लगता है अगर 80C में कुछ बढ़ोतरी होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं 80C में अगर एग्जेम्पशन बढ़ता है 1 लाख की जगह अगर ये 2 लाख हो जाता है, ऐसे में जो प्रिंसिपल अमाउंट पर छूट है वो डायरेक्टली बढ़ जाएगी। इसलिए 80EE जो सेक्शन है, क्या आपको लगता है कि सरकार उसको विड्रॉ करेगी या फिर उस पर कुछ होल्ड हो सकता है? क्या आपको लग रहा है इस मामले में? देखिए, जो 18EE का जो प्रोविजन इंट्रोड्यूस किया था, एक तो वो 1 साल के लिए था, और उसमें भी जो रेस्ट्रिक्शंस ऐसी थी कि आपका जो घर की कीमत है वो 40 लाख होनी चाहिए, आपका लोन अमाउंट है वो 25 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो वो बोरोवर जो कंडीशन सेटिस्फाई करते थे उनको तो एनीवे जो 24B की जो लिमिट है उसके अंदर जो डिडक्शन है वो उपलब्ध हो जाता था। तो 80EE का मेरे को नहीं लगता है कि ये बहुत ज्यादा एसएससी को बेनिफिट हुआ होगा। मेरे हिसाब से 80EE का कोई रिलेवेंस नहीं है, कोई यूजफुलनेस ही नहीं है। इससे तो अच्छा होगा कि 80C की जो डिडक्शंस की लिमिट है वो बढ़ा देगा। और इसके अलावा मैं कहना चाहूंगा कि जो 24B में जो डिडक्शन है होम लोन इंटरेस्ट का, तो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए 1.5 लाख है, और अगर आप वो प्रॉपर्टी आप किराए पे देते हैं तो आपको पूरा का पूरा डिडक्शन मिलता है। लॉजिकली इसका उल्टा होना चाहिए कि अगर आप घर आपके खुद के रहने के लिए खरीद रहे हैं तो आपको पूरा का पूरा जो आप इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं उसका बेनिफिट मिलना चाहिए। और अगर आप सिर्फ भाड़ा कमाने के लिए अगर खरीद रहे हैं और उस पर लोन ले रहे हैं तो उस पर रेस्ट्रिक्शन डालनी चाहिए। काफी वैलिड है आपका पॉइंट, और इसीलिए मैं आदिल को भी यहाँ पर इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी इस मामले को लेकर। आदिल, व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? बलवंत जैन साहब का ये मानना है कि जो मौजूदा नियम है उसमें लेट आउट प्रॉपर्टी पे तो आपको टोटल छूट है, लेकिन सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पे एक कैप है 1.5 लाख की। ही थिंक्स इट्स नॉट लॉजिकल, बट डू यू बाय दिस आर्ग्यूमेंट, या आपको लगता है इसमें कुछ बदलाव होने चाहिए इस कमिंग बजट के अंदर? Yeah, I do believe it should change. Like you said, it needs to be rationalized, right? There's no reason why one side should be penalized compared to the other. So I'm in agreement with him that rationalization is required. I think that in addition to what we're talking about in the home loan segment, there are a lot of other exemptions which were fitted many years ago, wherein hopefully the exemptions will increase. To give you one example, if you look at health insurance, all of us are consumers of health insurance today, right? The exemption on that is at 15,000 rupees. Now, when you talk about buying health insurance for family, we spend much more than that. So, in addition to what we're talking about on the loan side, I think on the insurance side also these exemptions need to be increased, both the exemption on health insurance and the exemption on medical expenses. बट आदिल, डू यू थिंक इट्स फेयर कि बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं इस बार की गवर्नमेंट से, नरेंद्र मोदी से? इतने कम समय में हम एक्सपेक्ट करें कि कुछ मिरेकल हो जाएगा, बस टैक्स एग्जेम्पशंस भी जो अभी 1 लाख की लिमिट है उसको डबल कर दिया जाएगा, और जो इंटरेस्ट की हम बात कर रहे हैं, इंटरेस्ट पर छूट भी 1.5 से सीधे 5 लाख कर दी जाएगी। डू यू थिंक इन द लॉन्ग रन, क्योंकि गवर्नमेंट को काफी कॉशियसली यहाँ पर एक एक स्टेप रखना होगा, प्लस इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है उनके लिए, उसको देखते हुए भी चीजों को बहुत बैलेंस वे में करना होगा, ये फेयर है इतना प्रेशर डालना, इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखना? So I think the point that we're trying to make is a lot of these exemptions were decided a while ago. So these were not revised in the recent past. Now, like the examples we've been discussing, house prices have gone up, medical expenses have gone up. If you look at 15,000 rupees for medical expenses, right, every time you go to a hospital, you end up spending double of that. So I think that the expectations are realistic. But that being said, right, the government is also trying to balance its fiscal budget. So I think let's put forward our wish list. I think CII has put forward some good requests in terms of 80C, in terms of 24, in terms of the health insurance component, and let's see what the government can do. We're putting forward our wish list of things that we want. श्योरली विश लिस्ट पर बातचीत जारी रहेगी। सीआई की क्या विश लिस्ट है उस पर तो हमने चर्चा की ही, लेकिन हमारे एक्सपर्ट्स क्या सोचते हैं वो भी जानेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। जल्द लौटते हैं।
वेलकम बैक। बजट पर हमारी खास पेशकश जारी है। पैनल में तमाम हमारे साथ गेस्ट हैं। यूएस भार्गव साहब, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। क्रेडे ने भी कुछ यहाँ पर सुझाव दिए हैं। उनका ऐसा मानना है कि पोजेशन के बाद जो लिमिटेशन है कि 24B में आप इंटरेस्ट की छूट केवल तब ले सकते हैं जब पोजेशन आपको मिल जाए, लेकिन कई बार पोजेशन डिले हो जाता है। ऐसे में जो एक आम ग्राहक है उसको बहुत ज्यादा नुकसान होता है, या कहा जाए कि उस पर महंगाई की मार पहले से है। इनके जो सजेशंस है उस पर आपकी क्या राय है? क्या इसमें कुछ बदलाव होना चाहिए? क्योंकि लिमिट वैसे भी देखा जाए तो बहुत समय से रिवाइज नहीं हुई है। करीब 2001 के बाद से, जहां तक मुझे याद है, ये रिवीजन इसमें नहीं हुआ है। और टैक्स ओवरऑल रिफॉर्म्स की भी जरूरत है, लेकिन इस पर्टिकुलर सेक्शन की अगर हम बात करें, क्योंकि बहुत बड़ा तबका है जिसको इस इंटरेस्ट की छूट से फर्क पड़ता है। इसमें पल्लवी मैं समझता हूं कि जो प्रोविजन किया गया है वो इस दृष्टि से किया गया है कि जो मकान अल्टीमेटली जो पर्पज है वो मकान बनना और शेल्टर प्रोवाइड करने वाली बात है, और इस वजह से ही इसके साथ में कंडीशन लगी है कि जब वो कंस्ट्रक्शन पूरा हो जाए उसके बाद ही ये आपको बेनिफिट मिले। और इससे ये उम्मीद की जा रही थी कि जो डिलेज होती हैं वो कट ऑफ करने के लिए एक अच्छा इंसेंटिव रहेगा। लेकिन जैसे आपने कहा कि बहुत सारे इस तरह के कारण हैं जिनकी वजह से डिले होती है, तो मैं समझता हूं महत्वपूर्ण बात यह है कि जो कारण हैं जिनकी वजह से डिले होती है उनके ऊपर ज्यादा फोकस किया जाए, क्योंकि आज जो बिल्डर है उसको काफी सारी जगहों से क्लियरेंसेस लेनी होती हैं। उनको यदि हम ऑनलाइन क्लियरेंसेस के लिए प्रोविजन कर दें और उनका टाइमली क्लियरेंस हो जाए और टाइमली कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाए, तो ये ओवरऑल इंटरेस्ट में होगा, चाहे वो इंडिविजुअल मकान लेने वाला है, चाहे कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें शेल्टर्स क्रिएट करने वाली जो आवश्यकता है वो टाइम से क्रिएट हो जाए, ये ज्यादा महत्वपूर्ण बात है। साथ ही क्योंकि हम इंटरेस्ट छूट की बात कर रहे हैं, 80EE पर बलवंत जैन साहब ने अपनी राय यहां पर रखी थी, पर आप क्या सोचते हैं कि आपको लगता है कि हाउसिंग को थोड़ा और ज्यादा पुश करने के लिए 80EE सेक्शन जो 2 फाइनेंशियल ईयर्स के लिए लागू हुआ था, क्या वो इस साल भी जारी रहना चाहिए या आने वाले सालों में भी आपको लगता है कि उसको बनाए रखना चाहिए? देखिए, जैसे बलवंत जी ने भी कहा था कि उन्हीं लोगों के लिए अवेलेबल था जिन लोगों के लिए कि लोन की लिमिट जो है 25 लाख रुपए तक की है और जो टोटल कॉस्ट है मकान की वो 40 लाख रुपए तक की है। लेकिन मैं समझता हूं उसके जगह पे यदि सेक्शन 24 के अंदर यदि वो प्रोवाइड करें, एक्सटेंड करें 1.5 लाख की लिमिट को बढ़ा करके 5 लाख नहीं तो 3 लाख भी यदि कर देते हैं तो शायद ये 24E की जरूरत नहीं रहेगी। चलिए, आपने नक्शल में अपनी विशलिस्ट भी बताई है कि क्या आप सोचते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर देखते हैं कि क्या घोषणाएं करते हैं। बलवंत साहब, इस दौर में आपके पास आऊंगी। आपकी अगर संक्षिप्त में पूछा जाए क्या कुछ एक्सपेक्टेशंस है, और विशलिस्ट की अगर हम बात करें, बहुत लंबी विशलिस्ट है कॉमन मैन की, लेकिन आपकी तरफ से क्या कुछ सुझाव होंगे बजट के लिए? देखिए, जैसे मैंने पहले भी अपना चर्चा के दौरान बताया कि एक तो जैसे ATC की जो लिमिट है वो बढ़नी चाहिए, उसके पीछे मैंने कारण बता दिए। एक जैसे आदिल ने बताया कि जो मेडिकल का जो है वो जो डिडक्शन है ETD का वो बढ़ना चाहिए। और तीसरा, जैसे जो हाउस प्रॉपर्टी का जो डिस्क्रिमिनेशन है सेल्फ ऑक्यूपाइड और लेट आउट प्रॉपर्टी में, वो डिस्क्रिमिनेशन निकल जाना चाहिए। और जितना भी आपको डिडक्शन जो इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं पूरा का पूरा आपको मिलना चाहिए। मेरे हिसाब से तो जो इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो लोन लेते हैं, उनको डिडक्शन नहीं मिलता है, और ये डिडक्शन सिर्फ रेस्ट्रिक्ट टू वन हाउस कर देना चाहिए। बलवंत साहब, यहाँ पर एक सवाल हम ईमेल के जरिए शेयर कर रहे हैं, क्योंकि बजट पर हमारी सीरीज जारी है, इसलिए एक हमारे दर्शक हैं MG कपूर साहब, इन्होंने मेल के जरिए अपना सवाल आप तक पहुंचाया है। ये कहना चाहते हैं कि फिलहाल ये 5 साल की FD में काफी साल से निवेश कर रहे हैं, 2009 से इनकी FD चल रही है। इनकी उम्र 71 साल है, 71 ईयर्स ओल्ड, और इन्होंने मेंशन किया है कि क्या फर्दर कोई नया इन्वेस्टमेंट करने से पहले इनको बजट को किस तरह से एनालाइज करना चाहिए, क्या थोड़ा रुक जाना चाहिए, अनाउंसमेंट हो जाए उसके बाद आगे बढ़े, क्योंकि इनको ऐसा कहीं ना कहीं लगता है कि 80C में अगर कुछ भी चेंज होता है तो जो 5 ईयर्स FD में इन्होंने निवेश किया हुआ है उस पर कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ेगा। आपकी क्या राय है इस पर? मेरे को लग रहा है कि उनका क्वेश्चन है कि उनको भी इस साल का डिडक्शन क्लेम करने के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अभी बजट के लिए 2 या 3 दिन तो बाकी है, तो इंतजार करने में कोई नुकसान नहीं है। और मेरे हिसाब से अगर ये FD में नहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो जैसे NSE का भी टेन्योर 5 साल हो गया, तो वो NSE में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जनरली जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो सेम ही है, परंतु अभी 2 दिन में क्या फर्क पड़ना है। आपके पास प्रश्न शायद पहले आ गया होगा, तो बजट के प्रपोजल है उसके लिए वेट करिए। और नॉर्मली जो बजट में प्रपोजल जो होते हैं उसमें चेंज नहीं होते हैं फाइनल स्टेज में, जब तक प्रेसिडेंट साइन करते हैं तब तक। और पर मेरे हिसाब से ये जो 5 साल की जो FD का जो ATC का बेनिफिट है वो विड्रॉ होने का चांस कम है, क्योंकि गवर्नमेंट का भी इंटेंशन रहेगा कि जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है, उसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ाया जाए।
आदिल, इस दौर में आपके पास आएंगे। 80C में फिलहाल जो भी है इंस्ट्रूमेंट्स, NSE की हम बात करें, PPF की हम बात करें, या फिर इनफैक्ट ELSS में भी छूट मिलती है, लेकिन जो स्मॉल सेविंग्स है, आपको लगता है क्योंकि इस फाइनेंशियल ईयर में अभी तक कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई इंटरेस्ट रेट्स को लेकर, बजट में क्या कुछ अनाउंसमेंट्स हो सकती हैं स्मॉल सेविंग स्कीम्स को लेकर? प्लस जैसे कि हमारे दर्शक का भी सवाल था कि फिलहाल 80C में 5 years FD में कुछ इन्हें लग रहा है कि कुछ बदलाव हो सकते हैं, क्योंकि 80C की अगर लिमिट बढ़ती है सारे इंस्ट्रूमेंट्स पर उसका फर्क पड़ेगा, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए स्मॉल सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स क्या आपको लगता है अभी भी काफी अट्रैक्टिव है इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स के मुकाबले? Yeah, I think the rates have peaked right now. So to answer the viewer's question, right, I think he waits a couple of days, sees what happens in the budget, and on the 5-year fixed FD, we've seen that the Reserve Bank of India kept raising interest rates last year, but at the last review in June, they had halted. So I think the sense in the market is interest rates have peaked. If he's looking at taking a fixed deposit, I think this is a good time to do it as soon as the budget is announced. All right. I think that overall the sense in the market is that interest rates are peaking, and if someone is looking to lock in for an FD or a savings scheme, right, this is a good time to go ahead and do it. So I'll encourage him, wait 2 days and then go ahead with his 5-year fixed deposit. The rates are high and it's a good time to lock in something for the future. All right, तो इंटरेस्ट रेट्स फिलहाल क्या चल रहा है वो हमने आपको बताया। आदिल, थैंक्स वेरी मच फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर अस, और साथ ही भार्गव साहब और बलवंजन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कीमती वक्त निकालने के लिए और बजट पर चर्चा करने के लिए। क्या घोषणाएं होंगी वो तो अब 10 तारीख को ही मालूम चलेगा। फिलहाल मनी न्यूज से इतना ही, नमस्कार।